बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लीनियर इसलिए है क्योंकि y और y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है या सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव है उनकी पावर्स भी 1 है, होल पावर यानी इसकी 1 है इसकी 1 है, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन भी नहीं हो रहा y का और या उसके किसी डेरिवेटिव का आपस में, तो ये लीनियर है। और कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि 1 3 2 ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले तो हम इसको डी नोटेशन में लिखेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी आसानी रहेगी। यानी हम लोग जानते हैं कि डी ओवर डी एक्स को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स को हम लोग को डी वाई लिखेंगे। इसी तरीके से डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को लिख देंगे डी स्क्वायर वाई, एन डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब को लिख दिया जाएगा डी क्यूब बाई। तो ये डी ओवर डी एक्स जो होता है वो डिनोट करता है को हमने डी से डिनोट किया, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखा जा सकता है डी क्यूब वाई प्लस 3 टाइम्स डी स्क्वायर वाई प्लस 2 टाइम्स डी वाई, और राइट हैंड साइड में ये एक्स स्क्वायर है। राइट हैंड साइड में हम वाई को हम इसको बाहर ले लें, वाई कॉमन है सभी में, ये ऑपरेटर बचेगा हमारे पास 3d स्क्वायर प्लस का 2d, यानी डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d। वाई राइट हैंड साइड में इसको ले लिया, ये ऑपरेटर हो गया, ये वाई पर ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले तो हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट होंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसकी हमें लिखना होगी एक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से हम निकालते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग इक्वेशन जो हेल्प करेगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने में। तो इज़ निकालने का तरीका, y का जो कोफिशिएंट d का फंक्शन होता है d की जगह पर m पुट कर देंगे, 3m यानी m क्यूब प्लस का 3 टाइम्स m स्क्वायर प्लस का 2m, राइट हैंड साइड में 0, यहाँ से m को कॉमन ले लेंगे, तो m कॉमन लेंगे तो बचेगा m स्क्वायर प्लस का 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू 0 मिलेगी, और जब इसको 0 बराबर रखेंगे तो m की 2 वैल्यू मिल जाएंगी हमको, लेकिन इसके लिए हमें फैक्टर इसको करना होगा। 2 को लिख सकते हैं, इस 2 को 2 इंटू 1 कर सकते हैं, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हमको लाना भी है लेकिन m लाना है, तो 2m और 1m 3m कर सकते हैं। मिडिल टर्म को हम यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे, फर्स्ट टर्म ऐसे लिख दें, लास्ट टर्म ऐसे लिख दें, और जो मिडिल टर्म है 3m से 2m प्लस का m करके लिख देंगे, और 3 टर्म जब टर्म 4 टर्म्स में बदल गए तो इनको पेयरिंग कर ले, इसमें से m को कॉमन लेंगे तो m प्लस का 2 आ जाएगा, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस का 2 आ गया इज इक्वल टू 0। m प्लस 2 को यहाँ से कॉमन लेने पर हमारे पास m प्लस 1 बचेगा, उसको हमने लिख लिया, राइट हैंड साइड में 0 लग गया। अब इनको जब 0 के बराबर रखेंगे और इनको 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू -2 और -1 आई। इस तरीके से m की 3 वैल्यू आ गई, एक 0 आ गई, दूसरी -2 और तीसरी -1, तो 3 वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई हैं, और इस m की वैल्यू से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। तो m की ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो m की जो वैल्यू हैं i हैं 0 -2 और -1। इस m की वैल्यू को देख के हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू होगा, लिखने का तरीका यही होता है कि c1 लिखेंगे पहले, और e की पावर में जो m की वैल्यू है वो लिख के इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस c2 e की पावर माइनस m की वैल्यू जो दूसरी वैल्यू है उसको लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे फिर c3 लिखेंगे, e की पावर m की जो तीसरी वैल्यू है उसको नोट करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और e की पावर 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, और e की पावर जब 0 मिलेगा तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, इसलिए 1 में जब c1 का
2 करेंगे तो ओनली C1 मिलेगा, प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x प्लस का C3 e टू द पावर 1 इंटू एक्स, ये x हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू तो आ गई। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका 1/, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा डी नोटेशन में आया था उसमें y का जो कोएफिशिएंट था यानी d का फंक्शन था उसको यहाँ पर लिख देंगे, ये कि d³ और प्लस का 3d² प्लस का 2d था, उसको लिखने के बाद यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा था उसके राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसको लिख लेंगे, यानी x² था। तो इसको लिखने के बाद यानी x² को लिख लिया और ये अपान में लिखा था ये x² को लिख दिया। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर देखें ये पॉलिनोमियल में है, अगर ये अलजेब्रिक पॉलिनोमियल में दे रखा है तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो डी का फंक्शन है उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे। डी की पावर में सबसे पहले कम पावर वाली लिखेंगे टर्म, उसके बाद उससे ज़्यादा 3d² और फिर सबसे ज़्यादा डी। ये अगले स्टेप में क्योंकि इसे बाइनोमियल बनाना है तो फर्स्ट टर्म को यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है, तो इसलिए जो भी यहाँ नज़र आ रहा है उसको हम ब्रैकेट से बाहर कर देंगे ताकि यहाँ पर 2d जब बाहर लिया तो 1 आ गया। बाकी आप ये इसमें डिवाइड होगा 2d से तो 3/2 आ जाएगा। डी की एक पावर ये बाहर चली गई, प्लस यहाँ पर 2 बाहर निकला है, यहाँ तो है नहीं 2 तो अपान में आ जाएगा 1/2 और डी की एक पावर बाहर निकल आई लेकिन 2 पावर बचेंगी और x² है यहाँ पर। अब जो कि हमने बताया था इसको हमें बाइनोमियल बनाना है तो एक टर्म तो ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो जाएगा। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर 1 अभी लिखी है, नहीं लिखी तो 1 होती है और जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये पावर जो होगी वो माइनस हो जाएगी, यानी 1 प्लस 3/2d और प्लस 1/2d² की होल पावर -1 आ जाएगी। और यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंसन होता है, यानी 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2x² प्लस n सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम लोग ये एक्सपेंसन को अप्लाई कर देंगे तो हमारे ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2d। यहाँ पर ये फार्मूला लगा रहे हैं तो 1 प्लस n x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 3/2d प्लस 1/2d²। और जो कि देख रहे हैं कि पावर हमारी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर आप एक टर्म भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसका अगला टर्म अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि चूँकि जिस पर ऑपरेट होना है वो फंक्शन हमारा यहाँ पर x² है और x² जब आप पर ऑपरेट होगा d² तो ये कांस्टेंट बना देगा, इसको 2 पावर का है और कांस्टेंट टर्म हम पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऐड कर चुके हैं। तो अगर हम माना कि उसको शामिल कर लेते हैं d² को अगेन, क्योंकि आपको मालूम है कि ये अभी हमने सिर्फ 2 टर्म लिखे हैं 1 प्लस nx ये लिखे हैं और हम जब x² लिखेंगे यानी x का स्क्वायर तो ये इसका जो स्क्वायर आएगा ये तो हायर पावर पे निकल जाएगा d की, यानी d की पावर 4 हो जाएगा और इन दोनों के इंटू का ट्वाइस करेंगे d³ आएगा तो वो तो 0 हो जाएंगे, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन इसका जो स्क्वायर आएगा वो टर्म भी मिलेगा और उसमें कांस्टेंट टर्म आएगा और वो कांस्टेंट टर्म जो है वो आप कह सकते हैं कि वो हमें C1 में चूँकि इंक्लूड कर चुके हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं, यानी अगर आप कोई ले लेता है इसको इस टर्म को भी यानी इस टर्म को भी ले लेता है और इसमें भी 3 टर्म मिलेंगे, उन 3 टर्म में जो इससे रिलेटेड टर्म होगा वो टर्म जो है अगर इसमें शामिल कर लेते हैं तो भी कोई बात नहीं और इसको हम छोड़ देते हैं तभी कोई बात नहीं, इसलिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि आपको हमने बता चुके हैं कि ये जो है डी इसका जब होल अब स्क्वायर करेंगे मतलब इस वाले टर्म में होल अब स्क्वायर आएगा तो इसका जब स्क्वायर होगा 9/4d² तो x² के साथ में मल्टीप्लाई होके मतलब x² के साथ में यानी d2x² की जो वैल्यू आएगी तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2 और दूसरी बार करेंगे तो 2 मिलेगा, तो वो कांस्टेंट आएगा जिसमें 9/4
4 के साथ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो C1 के साथ मिल के कांस्टेंट देगा। तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही टाइम छोड़ देंगे। और कोई अगर लिखना चाहे तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, यानी C1 प्लस करके जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम इतना ही छोड़ देते हैं एंड सो ऑन। और इस पर जो इस ऑपरेटर जिस पे ऑपरेट होगा वो है x²। तो अगर यहाँ पर जैसे कि कांस्टेंट ना होता, यानी जिस तरीके से ये टर्म है एक्सपोनेंशियल पावर में, तब फिर हमें ये ज़रूरी हो जाता कि हम इसका ये वाला टर्म भी इसको लेते। यानी हम अभी तो 2 ही टर्म लिए हैं, 1 है और ये nx है, फिर हम इस वाले टर्म को भी लेते हैं जिसमें हमें इसका स्क्वायर जो मिलता और उससे हमें मिलता 9/4 और d² x² तो 2 हो जाता है, 9/2 कोफिशिएंट और प्लस में लेते। लेकिन यहाँ पर अभी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो चला गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ में। तो 1/2d, अब यहाँ पर इस x² को लेके आएंगे 1 के साथ में, x² हो जाएगा और माइनस ये प्लस के साइन को बदल देगा और ये ऑपरेटर दोनों पर ऑपरेट हो जाएगा, यानी 3/2d पर ऑपरेट हो, ये ऑपरेट हो जाएगा x² पर। और फिर ये भी माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो रहा है तो माइनस का दोनों में इंटू हो जाए 1/2d² और ये यहाँ पर x²। तो अब हमको वन अपान लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जो कांस्टेंट यहाँ पर आ रहा है वो 1/d के साथ में जब आएगा तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमें ये टर्म इंक्लूड करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको हमने फोकस नहीं किया था, इसको नहीं देखा था। तो इस टर्म को भी हमें लिखना होगा, यानी इस टर्म को लिखेंगे तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा, यानी n का मतलब -1 है, फिर n-1, n की जगह पर हमारा -1 है, n-1 अपान में फैक्टोरियल 2 और फिर उसके बाद में x² मतलब इसका होल अब स्क्वायर आएगा। तो ये शायद समझ में ना आ रहा हो तो इसको हम दोबारा काट के कर देते हैं, क्योंकि ये फिर टर्म लिखने में दिक्कत आ रही है इस पूरे को, क्योंकि x की जो वैल्यू है हमारी इस फार्मूले से कंपेयर कर रहे हैं 1 + x से, तो ये काफ़ी बड़ी सी वैल्यू है, तो इसको हम जगह नहीं है और कन्फ्यूज़न ना हो जाए इसलिए हम यहाँ से इसको काट देते हैं और दोबारा से इसको लिखेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा चल रहा था, इसमें 1/2d जो है वो बाहर लिखा हुआ है, इसको लिख लें और उसके बाद हम इस 1 + x वाले फार्मूले की कंपेयर ये इससे कर रहे हैं, तो 1 की जगह तो 1 है और x की जगह पर ये है और n की वैल्यू -1 है। इस फार्मूले लगाएंगे तो आ जाएगा 1 + n(x)(x), मतलब यहाँ पर है 3/2d प्लस 1/2d²। उसके बाद है ये वाला टर्म लिखेंगे तो n की जगह पर -1 है, n-1 अपान फैक्टोरियल 2x², मतलब यहाँ पर 3/2d और प्लस 1/2d²। तो इसका होल अब स्क्वायर हमें यानी x का स्क्वायर शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म कांस्टेंट ही नहीं बचेगा, क्योंकि इसके 1/d के साथ में ऑपरेट होके वो x की फॉर्म में आ जाएगा और जिस पर ये फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेटर वो x² है, जैसे कि पहले बता चुके हैं। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको ऑपरेट कर देंगे x² पर। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं, पीछे आप देख लीजिएगा ये वैल्यू जो चल रही है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है 1/2d, 1 माइनस का ये बचा हुआ है 3/2d, पीछे देख लीजिएगा 1/2d², फिर उसमें था -1 और -1 ये माइनस का 2 हो जाएगा और अपान में फैक्टोरियल जो 2 है तो उसे लिख सकते हैं 1 × 2 लिख सकते हैं और इसका होल अब स्क्वायर करेंगे जो ऑपरेटर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस दोनों के इंटू का ट्वाइस, तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे 9/4 आ जाएगा d², सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो 1/4d की पावर 4 हो जाएगा, दोनों को इंटू का ट्वाइस करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा 3/2d और 1/2d²। तो ये होल अब स्क्वायर हमने यहाँ पर ओपन कर दिया। हालांकि लास्ट टर्म है उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये ऑपरेटर जिस पर ऑपरेट होना है उसकी मैक्सिमम पावर x² है, तो आपको मालूम है कि ये 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कांस्टेंट होगा और 4 बार 0 हो जाएगा, 3 बार भी 0 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 काट दें, हालांकि ये dq बन जाएगा
और इसलिए वो ज़ीरो हो जाएंगे टर्म। अब ऑपरेट कर देते हैं, तो ज़्यादा हम कैलकुलेशन करके नहीं दिखाएंगे। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर इंटू हो गया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 3/2d और प्लस 1/2d स्क्वायर पर भी ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेटर, ये माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, अपान में 1 इंटू 2 हो जाएगा, कैंसिल भी हो जाएंगे। फिलहाल हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं 9/4 डी स्क्वायर और प्लस 1/4 डी की पावर 4 और बचा है यहाँ पर 3/2 डी की पावर 3 एक्स स्क्वायर आ गया। और बाकी सारे टर्म जो यहाँ पर ऑपरेटर होंगे उन पर एक्स स्क्वायर ऑपरेट होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट होंगे वो ज़ीरो कर देंगे इसको, क्योंकि 2 बार डिफ्रेंसिएशन ज़ीरो होता है और 2 बार डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर करेंगे कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी हाइयर करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ज़ीरो हो गया। 1/2d और ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3/2d एक्स हो जाएगा माइनस 1/2d स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ब्रैकेट हटा दीजिए और एक्स स्क्वायर पर ये ऑपरेट हो जाएंगे। 9/4d स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/4 d की पावर 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/2d क्यूब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी सब टर्म ज़ीरो है तो छोड़ दीजिए इसको। अब हमें आगे लिखना चाहिए, ये चल रहा था हमारा 1/2d एक्स स्क्वायर और 3 ये एक्स स्क्वायर था, जैसे कि आपको मालूम ही होगा क्योंकि ऑपरेशन एक्स स्क्वायर पर हो रहा था ये, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर लीजिए। और आपको पता ही है कि जब एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, और जब 2 बार करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो गया, और इस 2x से करेंगे तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है प्लस 9/4 और यहाँ पर भी इसमें वैल्यू ये हो जाएगी इसकी 2 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 इंटू 1 यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगी, प्लस ये 4 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बचा हुआ है 1/2d एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 2 टाइम्स, तो ये तो आ गया 1 और प्लस का 9/2 हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, और इनको सॉल्व कर लेंगे। 1/2d और एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और ये 9/2 तो प्लस है और माइनस इसमें 1 है, तो इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं अलग से, तो 9 - 2 यानी 7/2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी प्लस का 7/2 लिख सकते हैं। अब 1/d का मतलब होता है आपको मालूम है इंटीग्रेट करना, जो ये फंक्शन इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7/2 का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 को बाहर रखते हुए फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर जितनी भी है उससे एक बढ़ जाएगी, 3/3 आ जाएगा, और 3 बाहर ले लेंगे और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है, एक पावर है तो 2 हो जाएगी, अपान में 2 हो जाएगी प्लस 7/2 और यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1/6x³ हो जाएगा माइनस का 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस ये 7/4 एक्स आ जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आई है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं अपना जनरल सॉल्यूशन, लिख सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ given differential equation is y is equal to कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो निकाला था पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी निकाला, दोनों को ऐड कर देंगे। तो पीछे देख लीजिएगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे सामने लिखा हुआ है c1 प्लस का c2 e टू द पावर माइनस का 2x प्लस का c3 e टू द पावर माइनस x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है 1/6x³ माइनस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 एक्स आ जाएगा। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।